अस्सलाम वालेकुम। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने प्रीवियस टॉपिक को। नेक्स्ट आगे प्रीवियस टॉपिक में हमने काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैसेस से लॉस को ड्राइव किया था, बॉयज़ लॉ एंड चार्ल्स लॉ को। आज हम काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैसेस से एवोगैड्रोस लॉ को ड्राइव करेंगे। सबसे पहले हमें एवोगैड्रोस लॉ की स्टेटमेंट पता होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ, अगर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होगा तो दो या दो से ज़्यादा जितने भी गैसेस मौजूद हैं उनका अगर वॉल्यूम बराबर है तो हर एक सेपरेट गैस के वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की तादाद कांस्टेंट होगी। यानी अगर हमारे पास दो गैसेस हैं, गैस वन गैस टू, और दोनों गैसेस का टेम्परेचर और प्रेशर दोनों कांस्टेंट है, तो गैस वन का वॉल्यूम V1 और गैस टू का वॉल्यूम V2 दोनों में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की तादाद क्या होगी, बराबर होगी। अगर गैस वन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स N1 होंगे और गैस टू में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स N2 होंगे तो हम ये कह सकते हैं कि N1 मॉलिक्यूल्स बराबर होंगे N2 मॉलिक्यूल्स के जो कि एवोगैड्रोस लॉ के अकॉर्डिंग कांस्टेंट होना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का कंपल्सरी है। तो उसके लिए सबसे पहले हम रीराइट करते हैं काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैसेस को, जो कि बराबर है PV इज इक्वल टू 1/3 mNc स्क्वायर बार। P इज़ प्रेशर, V इज़ वॉल्यूम, स्मॉल m इज़ mass, capital N इज़ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, C स्क्वायर बार इज़ द मीन स्क्वायर वेलोसिटी। एवोगैड्रोस लॉ के लिए हम दो गैसेस सपोज करते हैं कि हमारे पास गैस वन है, गैस टू है, और प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, और दोनों का जो वॉल्यूम है वो सेम है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वॉल्यूम V से। देयर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर N1 एंड N2। गैस वन के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम N1 से रिप्रेजेंट करेंगे और गैस टू के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को N2 से। मासेस जो होंगे वो मॉलिक्यूल्स की, गैस वन के मॉलिक्यूल्स का जो मास होगा वो M1 के बराबर होगा और गैस टू के मॉलिक्यूल्स का मास M2 के बराबर होगा। और इसी तरह मीन्स के वेलोसिटीज़ भी वेरी करेंगी। गैस वन की मीन्स के मॉलिक्यूल्स की मीन्स के वेलोसिटी C1 स्क्वायर बार के और गैस टू के मॉलिक्यूल्स की मीन स्क्वायर वेलोसिटी C2 स्क्वायर बार के बराबर होगी। तो अब हम दोबारा से काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैसेस को रीराइट करते हैं सेपरेटली, गैस वन के लिए और गैस टू के लिए इस तरह। For gas 1, PV is equal to 1/3 M1 N1 C1 square bar, and for gas 2, PV is equal to 1/3 M2 N2 C2 square bar। अब हमने यहाँ देखा कि हमने P और V यानी प्रेशर वॉल्यूम के साथ 1 और 2 नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि एवोगैड्रोस लॉ में हम बता रहे हैं कि प्रेशर और वॉल्यूम क्या है। वॉल्यूम चूँकि दोनों गैसेस का सेम होगा इसलिए हमने V1 और V2 नहीं लिखा, और प्रेशर क्या है एवोगैड्रोस लॉ में, कांस्टेंट क्वांटिटी है। अब हमने ये देखा कि दोनों तरफ मतलब गैस वन और गैस टू में PV क्या है, सेम वैल्यू है। तो हम दोनों इक्वेशंस को जब इक्वलाइज करते हैं तो इस तरह आएगा 1/3 M1 N1 C1 स्क्वायर बार दैट इज इक्वल टू 1/3 M2 N2 C2 स्क्वायर बार। अब दोनों तरफ 1/3 क्या है, सेम है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट करने के बाद हम इसको इस तरह लिखेंगे M1 N1 C1 स्क्वायर बार दैट इज इक्वल टू M2 N2 C2 स्क्वायर बार, और इस स्टेटमेंट को हम इक्वेशन 19 का नेम देंगे। अब हम ये देखते हैं कि व्हेन द टेम्परेचर ऑफ बोथ गैसेस इज सेम, जब दोनों गैसेस यानी गैस वन और गैस टू का टेम्परेचर सेम होगा यानी टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, देयर मीन काइनेटिक एनर्जीज पर मॉलिक्यूल विल आल्सो बी सेम। तो जो उनकी काइनेटिक एनर्जी होगी जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं हाफ MC स्क्वायर बार से, दोनों गैसेस के मॉलिक्यूल्स की सेम होगी। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। हमने पहले ही गैसेस के बिहेवियर के बारे में जब पोस्टुलेट्स देखे थे तो हमने ये कहा था कि टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करेगी। अब चूँकि यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है दोनों गैसेस का, गैस वन और गैस टू का, तो इसीलिए उन दोनों गैसेस के मॉलिक्यूल्स की मीन काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, यानी दोनों की सेम होगी। तो हम इसको काइनेटिक एनर्जी को इस तरह लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी गैस वन के मॉलिक्यूल्स की हाफ M1 C1 स्क्वायर बार दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी गैस टू के मॉलिक्यूल्स की हाफ M2 C2 स्क्वायर बार। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि दोनों तरफ हाफ यानी 1/2 क्या है, सेम है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू M1 C1 स्क्वायर बार
इज इक्वल टू m2c2 स्क्वायर बार। इसको हम इक्वेशन 20 का नेम देंगे। इसके बाद हम इक्वेशन नंबर 19 को डिवाइड करते हैं इक्वेशन 20 से कुछ इस तरह। हमने देखा कि लेफ़्ट साइड ऑफ इक्वेशन में न्यूमिनेटर में m1c1 स्क्वायर बार और डिनोमिनेटर में m1c2 c1 स्क्वायर बार चूँकि सिमिलर है इसलिए कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसी तरह राइट साइड पर भी न्यूमिनेटर में m2c2 स्क्वायर बार और डिनोमिनेटर में m2c2 स्क्वायर बार सिमिलर है इसलिए कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैंसिल आउट होने के बाद n1 इज इक्वल टू n2। यहाँ पर n1 क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं गैस 1 के जो कि बराबर आ रहे हैं n2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो क्या है गैस 2 के। कब, जब हमारे पास टेम्परेचर भी क्या है सिमिलर है, कांस्टेंट है, और उसके अलावा प्रेशर भी क्या है चेंज नहीं हो रहा है, एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। जो कि स्टेटमेंट है एवोगैड्रोस लॉ की कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस, कि जितनी भी गैसेस हैं अगर उन तमाम गैसेस के वॉल्यूम्स क्या है बराबर है। कब बराबर है, एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी टेम्परेचर और प्रेशर क्या होगा कांस्टेंट होगा, कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो उन तमाम गैसेस में कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर वो तमाम गैसेस जिनके वॉल्यूम सिमिलर होंगे उनके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे बराबर होंगे, विच इज एवोगैड्रोस लॉ। नेक्स्ट डेरिवेशन हम देखते हैं ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन की। काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैसेस से हम ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन को ड्राइव करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैसेस लिखते हैं। काइनेटिक इक्वेशन हमने लिखी PV इज इक्वल टू 1/3 mNc² बार। इस इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन को ड्राइव करने के लिए। इसके लिए सबसे पहले हमें एक्चुअली पता होना चाहिए कि ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या है। अकॉर्डिंग टू ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन, जो कि हम गैसेस की बात करें, कोई भी गैस किस हद तक डिफ्यूज़ या इफ्यूज़ होती है, तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी गैस का रेट ऑफ जो डिफ्यूजन या इफ्यूजन है वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उस गैस की डेंसिटी के स्क्वायर रूट के। अकॉर्डिंग टू ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन, किसी भी गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन की कोई भी गैसेस कितनी जल्दी डिफ्यूज़ होती है या इफ्यूज़ होती है उसका वो जो रेट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उस गैस की डेंसिटी के स्क्वायर रूट के। अगर हम बात करें गैस के एक मोल की, तो हमें पता है कि किसी भी गैस का अगर हम एक मोल लेते हैं तो हर किसी भी गैस के एक मोल के अंदर एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर काइनेटिक इक्वेशन में n की जगह क्या कर लिखेंगे, Na, जो कि एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हम दोबारा से इक्वेशन को रीराइट करते हैं। n की जगह Na आया है एंड PV इज इक्वल टू 1/3 mNac² बार। यहाँ पर Na रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास गैस का एक मोल है जिसके अंदर एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि m कैपिटल M, जिसको हम कहते हैं कि किसी भी गैस का क्या होगा मॉलिक्यूलर मास है, वो बराबर होता है स्मॉल m के। स्मॉल m मास हम जो लेते हैं ग्राम्स में, और n ने क्या है हमारे पास एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो किसी भी गैस का मॉलिक्यूलर मास उसके मास और एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। अब चूँकि इक्वेशन में हमारे पास m और na है का प्रोडक्ट मौजूद है जो कि बराबर है कैपिटल M के, तो हम ऊपर इस तरह से रीराइट करते हैं, हम वैल्यू पुट करते हैं m की इन इक्वेशन नंबर 21। हमने इस तरह से रीराइट किया है कि इक्वेशन नंबर 22 में जो हमारे पास m की वैल्यू है वो हमने पुट किया है इक्वेशन नंबर 21 में, और फिर उस तरह वैल्यू क्या आई फाइनल फॉर्म में, PV इज इक्वल टू 1/3 mc² बार। यहाँ पर जो m है वो किसी भी गैस का मॉलिक्यूलर मास है। अब इस इक्वेशन के हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3/m से। इक्वेशन के दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3/m से। लेफ़्ट साइड पे मल्टीप्लाई होने के बाद फाइनल फॉर्म आएगी 3PV/m, जबकि राइट साइड पर जो कि हमने मल्टीप्लाई किया है 3, तो वो पहले से डिनोमिनेटर में मौजूद 3 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमने डिवाइड किया m से जो पहले से मौजूद डिनोमिनेटर में m के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनल फॉर्म कुछ इस तरह आएगी c² बार दैट इज इक्वल टू 3PV/m। यहाँ पर c² बार है, मीन्स के वेलोसिटी है, p प्रेशर है, v वॉल्यूम है, m गैस का मॉलिक्यूलर मास।
इसी इक्वेशन का नेक्स्ट स्टेप में हम स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट दोनों तरफ कर लिया, दैट इज़ इक्वल टू अंडर रूट या सी स्क्वायर बार दैट इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 3pv/m। अब हम राइट साइड पे मौजूद अंडर रूट 3pv/m में न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों तरफ दोनों साइड्स पर ऊपर और नीचे हम वॉल्यूम v से डिवाइड करेंगे। चूँकि न्यूमिनेटर में वॉल्यूम पहले से मौजूद है तो जब हमने डिवाइड किया तो वो ऊपर से कैंसिल हो गया और वॉल्यूम अब नीचे डिनोमिनेटर में मौजूद मास के नीचे आया, जिसको फाइनल फॉर्म में हमने कुछ इस तरह लिखा कि स्क्वायर रूट सी स्क्वायर बार इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3p/m/v। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में जो m/v है यानी मास पर यूनिट वॉल्यूम वो एक्चुअली किसके बराबर होता है, डेंसिटी के। तो यहाँ पर हम मास ओवर वॉल्यूम की जगह क्या लिख देते हैं, डेंसिटी लिख देते हैं। डेंसिटी लिखने के बाद फाइनल फॉर्म में स्क्वायर रूट सी स्क्वायर बार इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3p/d। यहाँ पर d डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि जो v है वो मोलर वॉल्यूम है गैस का एट गिवन कंडीशन। सिंस द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, यानी जो किसी भी गैस की जो वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस। स्क्वायर रूट ऑफ मीन स्क्वायर वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। इसलिए अब हम इक्वेशन 24 की जो वैल्यू जो कि स्क्वायर रूट है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ डिफ्यूजन, उसकी वैल्यू पुट करेंगे हम इक्वेशन 23 में। और इसके बाद जो फाइनल फॉर्म है r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3p/d। अब यहाँ पर प्रेशर भी हमारे पास एक कांस्टेंट क्वांटिटी है और 3 एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो इनको बतौर कांस्टेंट लेते हुए हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर r इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1/d। r यहाँ पर क्या है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ और फ्यूजन ऑफ गैसेस, और d रिप्रेजेंट कर है डेंसिटी का, जो कि हमारे पास ग्राहम्स लॉ की स्टेटमेंट है कि किसी भी गैस का रेट ऑफ फ्यूजन और डिफ्यूजन उसकी डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ तक देखिएगा, कुछ भी समझ ना आए तो ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।